हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि हमने एक यूनिट स्टार्ट की थी मानव में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और उसमें हमने इसके बारे में जो बेसिक यानी मानव में जो जनन होता है, मानव में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने जाना था कि जो मानव में नर जनन तंत्र है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी जो स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उसके बारे में हमने जो है डिटेल इसके बारे में जानकारी ली थी। तो हम पढ़ चुके हैं नर जनन तंत्र उसमें यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। मानव में जनन की हम बात करें तो अपन जानते हैं कि मानव में, ह्यूमन में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, बायोमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि जो मानव है उसमें नर और मादा जो प्राणी है वो अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि मानव में क्या होता है, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन ही पाया जाता है। और अपन ये भी जानते हैं कि जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के लिए किनकी आवश्यकता होती है, गैमेट्स की, युग्मक की। और युग्मक कहाँ बनते हैं, जनन तंत्रों में बनते हैं। तो मानव में जो नर और मादा प्राणी होते हैं उनमें सेपरेट नर और मादा जनन तंत्र होंगे, और उन जनन तंत्रों में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे यानी युग्मक बनेंगे। नर जनन तंत्र में क्या बनेगा, नर युग्मक, जिसको कि अपन स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। उसी प्रकार से जो मादा जनन तंत्र है उसमें क्या बनेगा, मादा युग्मक यानी ओवम या अंडाणु बनेगा। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा मानव में जनन के लिए, मानव में नर और मादा जो प्राणी है उनके जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, संरचना, उनके कार्यों, साथ ही साथ हमें जानना पड़ेगा कि उसमें जो गैमेट्स युग्मक है वो किस जगह पे बनते हैं। क्योंकि अपन जानेंगे, अगर उनकी जो जनन तंत्र है उसकी संरचना को अगर अपन जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उस संरचना में कौन सा पार्ट जो है गैमेट के निर्माण में या जनन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका क्या रोल है उसमें। तो इसीलिए हमने जो पहले पढ़ा था नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि अपन ने नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, और उस नर जनन तंत्र में कौन सा जो पार्ट है वो जो नर युग्मक है स्पर्म उसका निर्माण करता है। उसी प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र में भी हम सेम वही पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र जो है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है, उसके कौन कौन से अंग है, यानी किन किन से मिलकर के जो है मादा जनन तंत्र का निर्माण होता है, वो पार्ट्स जो है उनका क्या रोल होता है, वो कौन सा पार्ट है, कौन सा जो अंग है मादा जनन तंत्र का जिसमें कि गैमेट बनते हैं यानी कि ओवम या अंडाणु का निर्माण होता है, यानी मादा युग्मक बनता है। क्योंकि युग्मक बनेंगे तभी तो क्या होगा, उनमें निषेचन होगा, लैंगिक जनन होगा ना, तो निषेचन होगा जिसके फलस्वरूप जो है युग्मनज या जाइगोट बनेगा, और भ्रूण बनेगा जिस जो आगे चल करके नवजात शिशु के रूप में विकसित होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है, फीमेल में यानी कि मादाओं में, स्त्रियों में पाया जाता है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जो जनन तंत्र है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ओवम का निर्माण करना यानी मादा युग्मक या अंडाणु बनाना। अब मादा जनन तंत्र जो है उसको अपन एक बार देखें, उसकी संरचना को अगर अपन देखें, उसको पढ़े, उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको उसकी संरचना को अपन दो भागों में बांट लेते हैं। उसके ऑर्गन्स को, जो मादा जनन तंत्र के जितने भी अंग है उनको अपन दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि अंडा से, जो उसको कहेंगे प्राथमिक जननांग। बाकी जो सारे अदर जो ऑर्गन होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहायक जननांग। यानी कि मेन इसका वर्क अपन ने माना था अंडाणु निर्माण। तो अंडाणु का निर्माण किसमें होता है, अंडाशय में। तो अंडाशय क्या है, इसका प्राथमिक या मुख्य जननांग। यानी कि हम मादा जनन तंत्र को अध्ययन के लिए दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है प्राथमिक जननांग और दूसरे होते हैं सहायक जननांग। प्राथमिक जननांगों में कौन आता है, प्राथमिक जननांगों में आते हैं एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवेरी। एक जोड़ी अंडाशय जो मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं, ओवेरी जो पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक या मुख्य जननांग कहलाते हैं।
उसके अलावा शेष जो भी इसके मादा जनन तंत्र के भाग होंगे, अन्य जो ऑर्गन होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सहायक जननांग। और सहायक जननांगों में क्या आते हैं? एक जोड़ी अंडवाहिनियां, एक गर्भाशय यानी कि यूटेरस, और योनि यानी वजाइना, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जननांग, और साथ ही साथ सहायक जनन ग्रंथियां। तो एक बार अपन डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में अपन देखें, ये यहाँ पर हमें जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये तो क्या है? ये है ओवेरी या अंडाशय। दोनों तरफ एक एक होते हैं, दोनों साइडों में एक एक अंडाशय पाए जाते हैं, और एक जोड़ी अंडाशय होते हैं टोटल, जो प्राथमिक या मुख्य जननांग कहलाते हैं। प्राथमिक या मुख्य जननांग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा ओवम या अंडाणु का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही साथ अंडाशय जो होते हैं, ओवेरी जो होते हैं, वो अंडाणु निर्माण के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। ये जो अंडाशय या ओवेरी होते हैं, दो अत्यंत इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो हार्मोन है इनका क्या रोल होता है। तो ये दोनों जो अंडाशय हैं, एक जोड़ी जो अंडाशय पाए जाते हैं, ये ओवम का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं? हार्मोन का सिक्रेशन भी करते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जननांग के रूप में पाए जाते हैं, और अंडाशय जो है वो अपनी हर अंडाशय जो है एक एक अंडवाहिनी के द्वारा आकर के यूट्रस में खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। ये क्या है? इससे निकलने वाली ये है अंडवाहिनी, इधर भी ये अंडवाहिनी, यानी प्रत्येक अंडाशय से क्या निकलती है? अंडवाहिनी, ओविडक्ट। ये तो एक जोड़ी क्या हो गई? ओविडक्ट या अंडवाहिनी, जो क्या है? सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय हो गए, सहायक जननांग के रूप में क्या है? एक जोड़ी तो क्या है? अंडवाहिनी, ओविडक्ट, और अंडवाहिनी आकर के एक नासपति के आकार के एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसको कहा जाता है यूटेरस। ये क्या है? ये जो संरचना में दिखाई दे रही है, ये है यूटेरस या गर्भाशय। उसके बाद में जो यूटेरस है वो आगे चल करके एक सक्रिय संरचना में खुलता है, उसको कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स आगे चल करके खुलता है वेजिना या योनि के द्वारा, और योनि या वेजिना जो है वो आगे चल करके बाहर की ओर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के द्वारा बाहर खुलती है। यानी योनि के बाद में क्या पाए जाते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जननांग। और जो बाह्य जननांग होते हैं उसके रूप में 4-5 छोटे छोटे जननांग होते हैं, जो संयुक्त रूप से बाह्य जननांग या वाल्व या भग कहलाते हैं। और वो बाह्य जननांग कौन कौन से होते हैं? मॉन्स प्यूबिस जो बाह्य जननांग है, इन बाह्य जननांगों के रूप में पाए जाते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, उसके अलावा होते हैं लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, और मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। और तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं सारे संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? बाह्य जननांग कहलाते हैं, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाते हैं। तो ये था एक अपन ने व्यू देखा किसका? यानी कि मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है किन किन से मिलकर बना है। प्राथमिक जननांग के रूप में होते हैं एक जोड़ी अंडाशय, 2 पाए जाते हैं। और सहायक जननांग के रूप में क्या होती है? अंडवाहिनियां यानी ओविडक्ट। ये अंडवाहिनियां जो कि अंडाशय से, ये क्या है अपने अंडाशय या ओवेरी, इनसे ये क्या निकल रही है? अंडवाहिनियां। अंडवाहिनी आगे चल के किस में खुल रही है? ओवेरी जो है वो अंडवाहिनी या ओविडक्ट के द्वारा किस में आकर के खुलता है? यूटेरस में या गर्भाशय में। गर्भाशय के बाद में सर्विक्स और वेजिना। वेजिना आगे किस में खुलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के द्वारा बाहर खुलते हैं। इसके अलावा इनमें क्या पाई जाती है? सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। सहायक जनन ग्रंथियां भी पाई जाती है। सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में इसमें 2 ग्रंथियां होती है, एक तो होती है स्तन ग्रंथियां
और दूसरी होती है बार्थोलिन ग्रंथियां, यानी ये भी जनन में सहायक होती है, सहायक जनन ग्रंथियां। तो ये तो थे सारे पार्ट्स या सारे अंग किसके, मादा जनन तंत्र के। अब इसका जो प्राथमिक जो जननांग है, मुख्य जो जननांग है वो कौन है, एक जोड़ी जो अंडाशय होते हैं, ओवेरी जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसके प्राथमिक जननांग। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ इसके द्वारा सबसे पहला काम तो क्या है, अंडाणु का निर्माण करता है, साथ ही ये क्या करता है, मादा लिंग हार्मोन का स्त्रवण भी करता है। और मादा लिंग हार्मोन के रूप में इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मादा में किशोरावस्था के जो लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उन किशोरावस्था के लक्षण या यौनारंभ के लक्षण जिन्हें हम कहते हैं, उनको प्रकट करता है। जैसे कि आवाज का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकास वगैरह जो भी है, यानी कि जो मादा में जो लैंगिक लक्षण होते हैं या किशोरावस्था के जो लक्षण है, उनको कौन प्रकट करता है, एस्ट्रोजन। जो दो हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं, एक तो कौन सा है, एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन तो क्या करता है, किशोरावस्था के लक्षण प्रकट करता है, और जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, ये जनन के समय जो यूटेरस होता है उसकी जो आंतरिक भित्ति है, एंडोमेट्रियम, उसमें जो भ्रूण विकसित हो रहा होगा उसके रोपण में सहायता करता है। यदि निषेचन नहीं होता है, जनन नहीं होता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन है, वो प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और जो एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा टूट करके बाहर निकल जाती है। तो ये अपन इसको डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये क्या करता है, दो हार्मोन स्रावित करता है, ओवेरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब जो ओवेरी या अंडाशय होते हैं वो मादा के शरीर में कहाँ स्थित होते हैं, ओवेरी या जो अंडाशय है उनकी स्थिति कहाँ होती है, ये उदर गुहा में किडनी के पीछे पाए जाते हैं, यानी वृक्क के पीछे की ओर उदर गुहा में स्थित होते हैं, और वहां पर ये मेसोवेरियन तंतुओं के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ पार्श्व भित्ति से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, मेसोवेरियन तंतु, मेसोवेरियन तंतु होते हैं। इन मेसोवेरियन जो तंतु होते हैं, इनके द्वारा ये उदर गुहा की पृष्ठ पार्श्व भित्ति से जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी स्थिति कि ये कहाँ पर स्थित होते हैं। इनका जो आकार की अपन बात करें कि ये आकार में कैसे होते हैं, तो लगभग 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 8 मिलीमीटर मोटा होता है ओवेरी। ओवेरी या जो अंडाशय है उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1.5 से 3 सेंटीमीटर, और जो उसकी मोटाई है वो होती है 8 मिलीमीटर। उसके अलावा दिखने में ये बादामी आकार के दिखाई देते हैं, बादाम के समान इनकी संरचना होती है, बादाम के जैसे दिखाई देते हैं। तो ये था ओवरी के बारे में सामान्य स्ट्रक्चर की, कहाँ पर ये एक जोड़ी होंगे, क्या वर्क होता है इनका, कहाँ ये स्थित होते हैं, आकार कैसा होता है, और जहाँ ये स्थित होते हैं वहां पर ये किससे जुड़े रहते हैं। आगे अपन बात करें तो ये तो इसकी बाहर से सामान्य डिटेल थी। अब जो ओवरी होते हैं उनके साथ ये कौन जुड़ी होती है, ओविडक्ट, यानी अंडवाहिनी जुड़ी होती है, और अंडवाहिनी का जो नीचे वाला ये भाग है ये कहलाता है झालर या फ्रिम्बी। ये ऐसे इसलिए होते हैं कि जब ओवेरी क्या करती है, ओवम का निर्माण करती है, तो जैसे ही ओवम का निर्माण होगा, ओवम ओवेरी से निकलेगा, तो वो ओवम या अंडाणु है उसको ये कैच करने के लिए, उसको पकड़ के अंदर लेने के लिए क्या होती है, झालर या फ्रिम्बी जैसी अंगुलीनुमा प्रवर्त रूपी संरचना पाई जाती है। इसके बाद में ओवम किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। इसमें बनने के बाद में जो ओवम या जो अंडाणु होता है वो किस में आ जाता है, अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी से किस में आ जाता है, अंडवाहिनी से गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में यानी अंडवाहिनी में ही इसमें बाद में अपन आगे पढ़ेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद में निषेचन के बाद में जो युग्मनज बन चुका फिर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर उसका एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो जो है एक नवजात शिशु के रूप में इसी ओवेरी यूटेरस में गर्भाशय में विकसित होगा। तो अपन ने ओवेरी की सामान्य जो बाहरी संरचना पढ़ी। अब अपन देखेंगे कि जो ओवेरी की आंतरिक संरचना होती है, यानी कि ओवेरी की जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना, अंदर से ओवेरी कैसी होती है, ओवेरी की आंतरिक संरचना, और इसके बारे में डिटेल
अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।